दोस्तों जब से आईबीपीएस एसओ का डिटेल्ड नोटिफिकेशन आया है तब से बच्चों के दिमाग में ना बहुत सारे अलग अलग तरह के डाउट्स बने हुए हैं। उन सारे डाउट्स में से जो कुछ इस तरह के डाउट्स हैं जो बहुत सारे बच्चों के कॉमन थे, तो यहाँ पर हमने लिए 10 टॉप डाउट्स या फिर क्वेश्चंस बोल सकते हो जो बच्चों के दिमाग में बन रहे हैं इस टाइम पर। तो इस वीडियो में दोस्तों उन्हीं का सॉल्यूशन आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं आप लोग के दिमाग में भी उसी तरह के क्वेश्चन जरूर से बन रहे होंगे, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी वीडियोस किए हैं, है ना, उनके जो कमेंट बॉक्स थे उन सबको जब देखा तो इसी तरह के 10 क्वेश्चन हमें ऐसे मिले हैं जो सबके कॉमन थे बेसिकली। तो इन्हीं का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके फिर भी कोई डाउट बन जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सब लोग वापस से जरूर से बताइएगा, तो हम एक और सेशन इस पर कर लेंगे बेसिकली। ठीक है, तो बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार जुड़े चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना, ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो और वीडियोस हो उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और अगर आप एसओ के साथ साथ अदर एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे हो तो आप लोग अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन ऐप जरूर से डाउनलोड कर लेना यार, क्योंकि यहाँ पर ना काफी सारा कंटेंट आपको फ्री मिलता है जो आपकी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाता है। तो इसे जरूर से डाउनलोड कर लिया, आपकी प्रैक्टिस काफी बढ़िया हो जाएगी यहाँ से। अब देखिए आईबीपीएस एसओ की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है, ये कोई कॉमन बैंकिंग एग्जामिनेशन नहीं है। तो यहाँ पे अदर बैंक एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में कंपटीशन का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकेशन चाहिए रहता है कि अगर आपने किसी स्ट्रीम से किसी, ये देखो ये जितनी भी स्ट्रीम्स हमारे पास है, इन स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग आपका क्या होना चाहिए, बेसिकली ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। आपने उस स्ट्रीम के अंदर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो कंपटीशन का लेवल तो यहाँ पर कम रहता है ना। अब आते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ कि कौन कौन से ऐसे कॉमन क्वेश्चंस हैं आपके पास में, है ना। देखो एग्जाम डेट दोस्तों आप सभी को पता है कि एग्जाम डेट अपना 29 अगस्त है प्रीलिम्स का, और 1 नवंबर आपका मेंस का एग्जामिनेशन है। मतलब टाइम अपने पास है सफिशिएंट प्रीलिम्स को प्रिपेयर करने के लिए और मेंस को प्रिपेयर करने के लिए, है ना। अब देखिएगा, जिसे सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है बच्चों का, काफी सारे बच्चों का, वो ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर जी शुड आई अप्लाई फॉर आईबीपीएस एसओ आफ्टर द न्यू पैटर्न्स। भाई क्यों नहीं अप्लाई करना चाहिए? अगर नहीं आपकी पहले से प्रिपरेशन चल रही है कुछ ना कुछ, देखो प्रोफेशनल नॉलेज आपका कहीं ना कहीं पहले से स्ट्रांग होगा, है ना। और अगर प्रोफेशनल नॉलेज पहले से स्ट्रांग है और क्वांट रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है तो बिल्कुल आपको अप्लाई करना चाहिए अभी। क्यों अप्लाई करना चाहिए सर? क्योंकि मेरे भाई अगस्त तक 29 अगस्त तक आप प्रीलिम्स को बड़े आराम से बड़ी मोहब्बत के साथ प्रिपेयर कर सकते हो, और उसके बाद में आपके पास समय है मेंस को प्रिपेयर करने के लिए, राइट। तो बिल्कुल आपको प्रिपेयर करना चाहिए। तो देखो अगर आप लोग क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, अगर आप एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हो तो बिल्कुल आपको जाना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। हम ये नहीं बोलेंगे कि भैया मत अप्लाई करो, अगर एलिजिबल हो बिल्कुल अप्लाई करो, है ना, बिल्कुल कर सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके अलावा अगर आप एक सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको समझ में आता है कि मेरे को कितना टाइम देना पड़ेगा, मुझे कितने घंटे स्टडी करना पड़ेगी। आप लोग सिर्फ ये नहीं सोचोगे कि यार मैं क्या पढूं, कहाँ से पढूं, आपको समझ में आता है कि यार मेरे को एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है, मैं थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हूं, तो बिल्कुल आपको अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल भी उसमें दो राहें नहीं है कि मैं करूं ना करूं, ठीक है। और अगर आप लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं थोड़े दिन तक पढ़ लूँ फिर छोड़ दूँ, फिर पढ़ लूँ फिर छोड़ दूँ, तो नहीं होगा, फिर तो अप्लाई मत करो, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई कर सकते हो, एक टाइम डेडिकेटेड कर सकते हो पढ़ाई के लिए कि मेरे को इतना टाइम देना है, मैं सेल्फ स्टडी कर लूँ, सपोर्ट स्टडी के साथ प्रिपरेशन कर लूँ, तो मेरे भाई बिल्कुल अप्लाई करो। कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता, हम लोग अपना खुद सिलेक्शन रोकते हैं, कोई और नहीं रोकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आप एलिजिबल हो बिल्कुल आपको अप्लाई करना चाहिए, है ना। हाँ, 21 जुलाई के पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है, या तो उसके पहले या उस डेट तक, तो बिल्कुल अप्लाई करिए आप लोग, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन जो आता है आपके पास में, है ना, सर हैज द एग्जाम बिकम मोर डिफिकल्ट? क्या एग्जाम और ज्यादा डिफिकल्ट बन गया पिछले पहले के कंपैरिजन में? तो यार देखो कहीं ना कहीं जब एग्जाम पैटर्न चेंज होता है और जब इस बार आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी ऐड कर दिया गया है तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा तो बड़ा है ना। क्योंकि अब क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जो है वो आपको प्रीलिम्स के अंदर भी मिलेंगे और मेंस के अंदर भी मिलेंगे। दूसरी बात कि आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऐड कर दिया गया है, जो एक काफी सारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि आपको पेन पेपर मोड पे नहीं करना है, वो आपको टाइपिंग करना है बेसिकली। तो आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी बेसिकली, है ना, ठीक है। वहां पर आपकी ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स आप लोगों की नहीं होना चाहिए, आपकी स्पीड प्रॉपर होना चाहिए बेसिकली, राइट। और क्वांट और इंग्लिश और रीजनिंग इनको थोड़ा अच्छे लेवल तक आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। हाँ, ये मत सोचना कि मुझे एसबीआई पीओ मीन्स करना, आईबीपीएस पीओ मीन्स करना, वहां तक नहीं जाना है आपको, वहां तक नहीं जाना है, उस लेवल तक नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन जो थोड़ा सा लेवल आपको अप करना पड़ेगा, राइट। तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा तो इंक्रीज हुआ है यार। और पहली बार अगर मतलब ये एग्जाम चेंज हुए ना अपने लिए, तो आप ये देखो कि पहली बार जब चेंज होते हैं तो हमारे लिए एक तरह से एक वो बोल सकते हैं ना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है बहुत सारे बच्चों के लिए जो पहली बार अप्लाई करने वाले हैं, राइट।
तो इस बार पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आने वाला। हाँ, लेकिन अपकमिंग ईयर जो रहेंगे, नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर, डिफिकल्टी लेवल पक्का इंक्रीज होने वाला है, राइट। तो इस बार तो बिल्कुल अप्लाई करो, बहुत ज़्यादा चेंजेस इतना कुछ देखने को नहीं मिलेगा। थोड़े से जो एफर्ट्स जो अपने को हमारे पहले मारते थे हम, उन एफर्ट्स को थोड़ा सा और इंक्रीज करना पड़ेगा। बाकी तो यार वही है सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों जो हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि प्रिपरेशन हैज़ बिकम बॉर्डर नॉट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो नहीं है, थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी अपने को, है ना, ठीक है। और दूसरा एक बात आता है दोस्तों कि कैन बिगनर्स क्रैक द IBPS SO 2026? क्यों नहीं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं बिगनर हूँ, मैं फ्रेशर हूँ, मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या मैं क्रैक कर सकता हूँ? तो भाई क्यों नहीं क्रैक कर सकते, है ना। अगर आप बिगिनर हो अभी फिलहाल में, ठीक है, आपके पास अगर आप डेडिकेटेड, जैसे हमने पहले भी कहा कि आप टाइम डिवोट कर सकते हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो, तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई करना चाहिए और बिल्कुल आप क्रैक कर सकते हो उसके अंदर। यार देखो होता क्या है कि आपके पास ना प्रॉपर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, आपको गाइडेंस चाहिए। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस, आपको कोई प्रॉपर गाइड करेगा कि भाई प्रीलिम्स के लिए इतना इतना कर लो, मेंस के लिए इस तरह से करना है, डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको ये करना है, प्रोफेशनल नॉलेज में इस तरह से प्रिपेयर करो, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, सबके लिए आपको गाइडेंस अगर मिलेगी तो क्यों नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे, है ना, ठीक है। तो प्रॉपर गाइडेंस की आपको रिक्वायरमेंट है। उस साथ साथ ही राइट रिसोर्सेज का सिलेक्शन दोस्तों बहुत जरूरी है, कि ऐसे रिसोर्सेज हम सेलेक्ट करें जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हमको प्रोवाइड करें, चाहे वो यूट्यूब की बात कर लो या फिर पेड कोर्सेज की बात कर लो, है ना। हाँ, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा, अगर फ्रेशर हो तो आपको सपोर्ट स्टडी की रिक्वायरमेंट है। बिना सपोर्ट स्टडी के आप लोग फिर मुश्किल होगा दोस्तों, ठीक है। इम्पॉसिबल तो फिर नहीं बोलेंगे, पर मुश्किल बहुत ज़्यादा होगी। उसके अलावा कंसिस्टेंसी मैटर करनी पड़ेगी आप लोगों को, वो ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी हर काम के लिए ज़रूरी होती है ना। तो बिल्कुल अगर आप फ्रेशर हो, बिगनर हो, तो बिल्कुल इसको क्रैक कर सकते हो। एक सिलेबस है, डेडिकेटेड सिलेबस एग्जाम का, वो आपको थोड़ा कंप्लीट करना है, मॉक टेस्ट पर काम करने, सेक्शन मॉक पर काम करने, आराम से क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। तो बिल्कुल कर सकते हो आप लोग। उसके अलावा एक क्वेश्चन दोस्तों आता है कि सर मैं कितने घंटे पढूं, हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे मुझे स्टडी करना चाहिए। तो मेरे भाई देखो, ये कितने घंटे पढ़ने वाला जो क्वेश्चन होता ना, ये बिल्कुल ही मतलब बकवास क्वेश्चन होता है एक तरह से देखा जाए तो। सच बोल रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है ना कि कोई रिलेवेंट ही नहीं है। क्या मतलब है, मैं आपसे बोल दूं कि कोई आपसे अगर बोल दे मैं 10 घंटे पढ़ता हूं, अरे भैया 10 घंटे अगर वो पढ़ रहा है तो 10 घंटे में देखो कि क्या क्या कर रहा है वो बेसिकली, है ना। तो अगर कोई बंदा 10 घंटे बैठ रहा है, लेकिन उसके अंदर वो बीच में मोबाइल ओपन कर लिया है कि चलो थोड़ी देर इंस्टाग्राम रील चला लेता हूँ मैं, 1 घंटा 1.5 घंटा निकल गया उसके अंदर, फिर किसी दोस्त का मैं फोन आ गया, उस पर बात कर ली, बातें चल रहे हैं उसके अंदर, है ना। व्हाट्सअप ग्रुप है तो उसके अंदर चैट नहीं, चैटाई चल रही है बिल्कुल आराम आराम से, राइट, ठीक है। बीच बीच में कुछ पावर नेप ले लिया अपन ने, कहीं बीच में उठ के चले गए, पढ़ाई के बीच में कहीं इधर चले गए, कहीं उधर चले गए, तो ऐसी स्टडी का कोई फायदा थोड़ी ना है ना। अगर आप फोकस्ड होके, कंसिस्टेंसी के साथ में बिल्कुल फोकस्ड होके, अगर आप 3 घंटे 4 घंटे भी अगर ईमानदारी के साथ देते हो, बिना डिस्ट्रक्शन के, है ना। हाँ, बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा सा अपना मतलब बीच में जो हल्के फुल्के ब्रेक ले सकते हो, आप थोड़ा सा म्यूजिक सुन लो या फिर थोड़ा सा वॉक कर लो, है ना, लेकिन बाकी सब चीज़ों से दूर, राइट। तो अगर 3 से 4 घंटे भी देते हो आप लोग, तो वो भी सफिशिएंट होगा दोस्त। अगर ईमानदारी के साथ अगर फोकस्ड होकर आपने उतना टाइम भी डिवोट किया ना, तो भी आपका आराम से काम चल जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि मैं 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ूंगा तभी मेरा काम चलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। ज्यादा घंटे बैठने से कुछ नहीं होता है, क्वालिटी आपको मेंटेन करनी, ना कि क्वांटिटी, राइट। हमेशा बात कही जाती है कि क्वालिटी मेंटेन करिए, क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना कि कोई 10 घंटे पढ़ा 8 घंटे पढ़ रहा है, कितना आप उससे आउटकम निकाल सकते हो वो मैटर करता है आपके लिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कोशिश करो कि मैं कम से कम 1 घंटे, जैसे मैंने पेड क्लास करी तो 1 घंटे में अपनी मतलब सेल्फ स्टडी भी कर लूँ बेसिकली। तो ऐसा कर करके अगर मान के चले अपन लोग कि 4 सब्जेक्ट्स है मेरे पास, तो ना करते करते वो 6-7 घंटे के आसपास का टाइम चले जाएगा, है ना। तो इतना टाइम आप डिवोट करोगे, आराम से आपका काम चल जाएगा बेसिकली, ठीक है, राइट। तो ये ध्यान रखना कि सपोर्ट स्टडी के साथ साथ मुझे सेल्फ स्टडी भी करनी है, दोनों जरूरी है, सपोर्ट भी और सेल्फ भी। तो वो टाइम मैनेज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, उसके अलावा दोस्तों एक बात और कि विच सब्जेक्ट शुड आई स्टार्ट फर्स्ट, मैं किस सब्जेक्ट को पहले स्टार्ट करूं। अरे भाई ये कौन सा क्वेश्चन हो जाता है। आपको सारे सब्जेक्ट बैलेंस करने हैं, है ना। देखो ये जितने भी सब्जेक्ट्स आपके हैं, चाहे प्रोफेशनल नॉलेज की बात कर लो, क्वांट की बात कर लो, रीजनिंग की बात कर लो, इंग्लिश की बात कर लो, या फिर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वाला पार्ट देख लो, है ना। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और किसी किसी को क्वांट आएगा, किसी किसी को जी वाला पोर्शन आता है, क्योंकि लॉ ऑफिसर में और राजभाषा अधिकारी में जी आता है आपके लिए। तो आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश वाला पार्ट है ना, इनमें आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। आपको प्रीलिम्स में भी क्वालिफाई करना है, मेंस के अंदर भी क्वालिफाई करना है। आपका सारा का सारा जो वेटेज है अभी भी वो प्रोफेशनल नॉलेज पर ही डिपेंडेंट है, कि प्रोफेशनल नॉलेज की जो स्कोर बनेगी ना, उसी से आपका फाइनल सिलेक्शन वाला जो पार्ट होगा वो डन होगा, मेरिट उसी पर बेस्ड होगी आपकी, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अदर सब्जेक्ट को छोड़ दें, पढ़ना तो उनको भी है।
तो मेरे भाई ये मत सोचो कि मैं किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करूँ, आप सारे सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, थोड़ा 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 सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो, वो धीरे धीरे कर करके आपका अच्छा खासा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो ये मत सोचो कि मैं किससे शुरू करूँ। एक जो क्वेश्चन आता है बच्चों का, ठीक है, क्या सर मैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों एक साथ प्रिपेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, और ये करना भी चाहिए आपको, इसे, है ना, ठीक है, कि प्रीलिम्स और मेंस आप दोनों को प्रिपेयर करते चलो। जैसे हमने बहुत सारे बच्चों से ये भी कहा है कि देखो अभी जुलाई का महीना चल रहा है, तो जुलाई के महीने में या फिर अगस्त के 10 तारीख तक भी आप लोग प्रीली और मेंस दोनों को प्रिपेयर करो। जैसे मान लीजिए अर्थमेटिक में कोई टॉपिक उठने उठाया, मान लो कि मैंने मिक्सचर रिलेशन का टॉपिक उठा लिया, तो मिक्सचर रिलेशन के उस टॉपिक को प्रीलिम्स से लेके मेंस तक प्रिपेयर कर लो, बढ़िया, है ना, अभी प्रिपेयर कर लो अच्छे से, क्योंकि बाद में अपने को आसानी मिलने वाली है, बाद में अपने को आसानी होने वाली है। तो ये मत सोचो मैं प्री का पहले पढ़ लूँ, मेंस का बाद में पढ़ूंगा, नहीं भैया, दोनों को बैलेंस करके चलो। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पार्ट है, अगर आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में अभी थोड़े से कमजोर हो, मतलब होंगे बहुत सारे बच्चे, नहीं बनती होगी स्पीड, तो कम से कम आधा घंटा दो उसको, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की थोड़ी प्रैक्टिस करना शुरू करो, है ना, कि मैं किस तरह से प्रिपेयर करूँ, ऐसे किस तरह से प्रिपेयर करूँ, प्रेसी को क्या करूँ, मैं लेटर राइटिंग किस तरह से करूँ, है ना। तो इन सब पर थोड़ा थोड़ा काम करते चलो आप लोग। अभी से बोलते हैं ना बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो वैसे अपने आप को प्रिपेयर करते चलो। और हम तो बोलेंगे जो प्री मेंस के अलावा इंटरव्यू वाला जो पार्ट है, उसके लिए भी थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का अपने आप को अभी से प्रिपेयर करते चला करो, राइट। क्योंकि दोस्तों ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपको अभी से बिल्डअप करना होगी। इंटरव्यू के अंदर वही चीज रिफ्लेक्ट होती है ना, तो वहां से भी रिजेक्ट होते हैं बच्चे, ध्यान रखिएगा। अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, मेंस क्वालिफाई कर लिया, तो इंटरव्यू के अंदर से भी बच्चे बाहर निकलते हैं, है ना। तो इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा सा उन सबके लिए प्रिपेयर करते चलो, कोई उसमें बुरी बात नहीं है। उसके अलावा दोस्तों एक जो आता है, क्या कोचिंग जरूरी है? तो मेरे भाई देखो, इस टाइम तो जरूरी है ना, इस टाइम तो बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि दोस्त कि जो सेल्फ स्टडी वाला पार्ट है, तो उसका टाइम अभी निकल चुका है बहुत। हम ये मतलब ऐसा वैसे खैर ऐसा तो नहीं है कि बच्चे कोचिंग के थ्रू ही मतलब सिलेक्शन लेते हैं, बिना कोचिंग करे हुए बच्चे सिलेक्शन ले लेते हैं, सेल्फ स्टडी के थ्रू भी वो सिलेक्शन ले लेते हैं, है ना। बट डिपेंड करता है कि समय कितना बचा है। अब जैसे सेल्फ स्टडी वाला पार्ट अगर अपन देखें, तो सेल्फ स्टडी में ऐसा है कि अभी उतना समय नहीं बचा है कि हमें, क्योंकि जब समय होता है ना अपने पास, तो हम चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, खुद से रिसर्च कर लेते हैं कि मेरे को प्रीलिम्स के लिए कितना पढ़ना है, मेंस के लिए कितना पढ़ना है, कहाँ से चीज़ें कवर करनी है ना, कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म से, फ्री सोर्सेज से जहाँ से मैं कंटेंट ले सकता हूँ, पढ़ाई कर सकता हूँ बेसिकली। तो वो चीज़ें हो जाती है। लेकिन जब हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है ना, तो उस टाइम पर ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं कैसे प्रिपेयर करूँ। उस टाइम तो भैया एक ही चीज़ है कि एक राइट रिसोर्स का सिलेक्शन करो, और वहाँ से थोड़ा चीज़ों को पहले अपने एंड से थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो, थोड़ी रिसर्च कर लो, उसके बाद आप किसी भी सोर्स का सिलेक्शन करो, है ना, कि यार इनके थ्रू मुझे प्रिपेयर करना है, ये मेरा सिलेक्शन करवा सकते हैं, बस उनके साथ लगे रहो, बात खत्म, ठीक है। ये चीज़ होती है दोस्तों, ठीक है। और बाकी फिर आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, आप सेल्फ से करो या फिर सपोर्ट से करो, आपको खुद से प्रैक्टिस तो करना जरूरी होगा, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे, प्रॉपर रिवीजन आपको करना पड़ेगा, क्विजेस पर काम करना पड़ेगा, वो तो सबको करना पड़ता है, चाहे वो बच्चा सेल्फ स्टडी वाला हो या फिर किसी पेड कोर्सेज वाला हो, ठीक है। अच्छा, एक कोर्स दोस्तों जो आता है, सर मुझे मॉक टेस्ट कब शुरू करना चाहिए? अब मेरे भाई मॉक टेस्ट के लिए आपको चीजें पहले आना तो चाहिए ना। जब आपको पहले कुछ चीजें आएगी तभी मॉक टेस्ट स्टार्ट करोगे। तो देखो मॉक टेस्ट लगाने का सिर्फ इतना सा फंडा है, सिंपल सा, कि सबसे पहले आप थोड़ा सिलेबस पर काम करो। किस पर काम करोगे? सबसे पहले आप लोग थोड़ा सिलेबस पर काम करोगे, है ना। तो देखिए सिलेबस का कम से कम मान के चलिए कि मैं अगर आपसे बोलूं 30 से 40% का सिलेबस, कम से कम 30 से 40%, अगर 30 से 40% का सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया, राइट, कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में आप क्या करेंगे? उसके बाद आप काम करेंगे, क्विज पर काम करेंगे। अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो, वहां पर ढेर सारी क्विजेस मिलती है, तो क्विज पर काम करो। क्विज के अलावा आपको क्या करना है? टॉपिक वाइज टेस्ट पर काम करना है। टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए, है ना। उसके अलावा सेक्शनल मॉक्स हो गए हमारे पास में, सेक्शनल मॉक्स हो गए हमारे पास में। जब आप लोग इन पर सारे पार्ट्स को बैलेंस करोगे कि मैंने 30 से 40% का मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ना, कम से कम 30% तो मान के चलो कि इतना मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर मैंने क्विजेस पर काम किया है, सेक्शनल मॉक पर काम किया है, टॉपिक वाइज टेस्ट पर काम किया है, अब मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने आप पे, तो मेरे भाई फिर चले जाना आप लोग किसकी तरफ? मॉक टेस्ट की तरफ, ठीक है। डायरेक्ट मॉक टेस्ट पे जंप मत करना दोस्त, ठीक है। हाँ, कोई फ्री वाला मॉक टेस्ट लगा सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि पहले अपन थोड़ा सीख लें चीज़ों को, है ना, अपने को चीज़ें थोड़ी सी आए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना है। और मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ उसका प्रॉपर एनालिसिस करना भी जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि गलतियां पहचाननी है, फिर उनको थोड़ा सा इंप्रोवाइज करना है बेसिकली, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन जो आता है दोस्तों का कि सर न्यू पैटर्न के हिसाब से, मतलब न्यू पैटर्न चेंज हो गया तो मुझे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यार ये क्वेश्चन तो आई थिंक हमने पहले भी बताया आपको, है ना। तो देखो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर, है ना, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। ये आई थिंक ये क्वेश्चन शुरुआत वाला ही था, है ना, कि पैटर्न्स के बाद अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये तो अपन ने ले लिया दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर तो अपन ने ले लिया, है ना। ये शायद पिछले वाले क्वेश्चन में अपने को देख लेना चाहिए था, जैसे हमने कहा आप लोगों से कि मॉक टेस्ट अगर लगाओगे आप लोग तो ये सारी चीजें आप
कवर करो और उसके बाद में फिर आप लोग क्या करें, मॉक टेस्ट पर काम करें, ठीक है। अच्छा, एक जो क्वेश्चन होता है हमने देखा है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स, कैन वर्किंग प्रोफेशनल क्रैक दिस एग्जामिनेशन, है ना। तो दोस्तों ऐसा है, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल, एक वर्किंग हो, और वर्किंग के साथ साथ हम उनको भी बोलेंगे जो हाउस में करे, तो बिल्कुल आप लोग इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें, वो टाइम मैनेजमेंट होता है। और इस बार का जो एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, वो तो हर बार खैर सेक्शनल टाइमिंग तो होती है, तो आप ना अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो बड़े अच्छे से। और उसके अलावा आपके अंदर मेच्योरिटी है, जो वर्किंग है, जो होम मेकर्स हैं, कहीं ना कहीं आप लोग मेच्योर हो पहले से, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना आपको आता है अच्छे से। आप जो है हार्ड वर्किंग भी हो, आपको पता है कि मेरे को मेरी जो फाइनल जो प्रेजेंट कंडीशन है उसको चेंज करना है ना। और आप लोग ना अंदर से ऑलरेडी मोटिवेटेड हो, तो आपको अलग से कोई बोलते हैं ना, अलग से धक्का मारने की जरूरत नहीं है। आप पहले से सेल्फ मोटिवेटेड आप ऑलरेडी हो, टाइम मैनेजमेंट आपको आता है अच्छे से, राइट। तो यार आपको तो बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। आपको तो एक क्वेश्चन ही नहीं पूछना चाहिए कि सर मैं वर्किंग हूं तो मैं क्रैक कर सकता हूं इस एग्जाम को। बिल्कुल क्रैक कर सकते हो, बिल्कुल क्रैक कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मैं कब पढ़ सकता हूं। और ध्यान रखिएगा कि अगर आप पेड कोर्स में भी एनरोल करते हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, रिकॉर्डेड सेशंस। आप लाइव मत करो, आप रिकॉर्डेड करो। रिकॉर्डेड में क्या होता है ना दोस्त, कि आप ना अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से 1.5 की स्पीड में कर लिया, कभी 2 की स्पीड में कर लिया, कभी चीज़ों को वापस से रिवाइज करके मैंने देख लिया, है ना। तो वो अपने लिए सुविधा होती है। तो आप लोग ना इस तरह से रिकॉर्डेड सेशंस के थ्रू अपने आप को फटाफट से सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन बड़े आराम से कर सकते हो। और आप फ्लेक्सिबल रहोगे कभी भी पढ़ने के लिए, क्योंकि देखो होम मेकर्स को मेनली आई थिंक दोपहर में उनको टाइम मिल जाता है थोड़ा सा, राइट। दोपहर में टाइम मिलता है, नाइट में थोड़ा सा टाइम मिल सकता है, क्योंकि इवनिंग में टाइम नहीं मिलता उनको, मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता, घर के काम बहुत सारे रहते हैं। और जो वर्किंग है उनके साथ भी ऐसे उनको साथ अलग होता है, उनको थोड़ा सा नाइट में, अर्ली मॉर्निंग में टाइम उनको मिल जाता है। तो आप अपने टाइम को मैनेज करो अपने हिसाब से, अपने एक अपना प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाइए, उसको फॉलो करिए, आराम से होगा सिलेक्शन, बिल्कुल कर सकते हो आप लोग, है ना। तो ये नेगेटिविटी मत लेके आई दिमाग में, आप बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो यार, राइट। और एक बच्चे बड़े परेशान रहते हैं सर लेवल को लेकर, लेवल को, सर लेवल क्या आएगा, लेवल क्या आएगा। अरे मेरे भाई, लेवल आपसे कहा है कि मेंस में भी अगर जाओगे तो एसबीआई पीओ मेंस नहीं आने वाला, आईबीपीएस पीओ मेंस नहीं आने वाला, राइट। चीजें वैसी रहेगी जो आईबीपीएस एसओ पहले पूछ रहा था। प्रीलिम्स में लेवल थोड़ा सा कम रहेगा, आप लोग पीओ प्रीलिम्स मान सकते हो, है ना, उससे थोड़ा सा कम ही मान के चलो, तो ये प्रीलिम्स में रह सकता है। मेंस में वही लेवल रहेगा जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया था, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस को टच नहीं करेगी चीजें, है ना, उससे लो लेवल की चीजें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, राइट। तो फिलहाल आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करो, ठीक है, सिर्फ प्रिपरेशन पर फोकस करो, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाओ। ये इधर उधर की बातें अब करना छोड़ दो, अब आपके दिमाग में डाउट्स नहीं आना चाहिए। अब अगर एलिजिबल हो तो आराम से अपने फॉर्म को फिलअप करिए, फॉर्म फिलिंग का हमने सेशन ऑलरेडी कर दिया आपके लिए, राइट। उसको देखो और फॉर्म फिलअप करो अपना, और सिर्फ अब प्रिपरेशन पर फोकस करो कि मुझे सब्जेक्ट को स्ट्रांग करने हैं। फ्री सेशंस इसी प्लेटफॉर्म पर रेगुलर आपके लिए होते रहते हैं, उनको भी देखो आप लोग, है ना, और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए, राइट। सिलेबस चेंज आप सभी को पता है यार, कि कुछ सिलेबस में मतलब पैटर्न जो चेंज हुआ है, प्रीलिम्स में आपके पास कुछ इस तरह से रहेगा, प्रोफेशनल नॉलेज, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सब इस बार भी रहेंगे आप लोगों के, है ना। मेंस के अंदर भी सब रहेगा, डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट भी आपको ऐड कर दिया गया है, डिस्क्रिप्टिव पे आपको फोकस करना पड़ेगा थोड़ी सी, है ना। और दोस्तों बस इतनी सी बातें हैं यार, कि प्रिपरेशन करिए अच्छे से, है ना, और अपना सिलेक्शन लीजिए, और तो कुछ नहीं है, राइट। तो बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए अगर आप लोग एलिजिबल हैं और एक अच्छी तरह से मेहनत कर सकते हो, कंसिस्टेंट रह सकते हो, ठीक है, तो करो अप्लाई। अब प्रिपरेशन की अगर बात कर ली जाए तो भाई अगर आप सेल्फ कर रहे हो अच्छी बात है, कर सकते हो, तो अदरवाइज आप लोग अड्डा 24/7 के साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो दोस्तों, है ना। आप लोग हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, जो एसओ के कोर्सेज है उनमें, या फिर आप लोग बैंक महापेक प्लस में एनरोल कर लीजिए, ठीक है। एनरोल किस तरह से करना है एक बार जरा वो आपको दिखा देते हैं। देखो, या तो आप लोग बैंक ये रेगुलेटरी बॉडीज के महापेक में एनरोल कर लीजिए, तो इसमें क्या होगा, रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम्स और एसओ के एग्जाम सारे के सारे इसमें कवर्ड हो जाएंगे आपके पास। या फिर आप जा सकते हो बैंक महापेक प्लस की तरफ, राइट, बैंक महापेक प्लस की तरफ, जिसके अंदर सारे बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेगुलेटरी बॉडीज के सारे एग्जाम्स कवर्ड है। एनरोल किस तरह से करना है एक बार जरा वो देख लीजिएगा दोस्तों। एनरोलमेंट के लिए आप क्या करें, अड्डा 24/7 की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले विजिट करिए, फर्स्ट लिंक पर क्लिक कीजिए, ऑल कोर्सेज में जाइए, लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ, यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर कई सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, इसी में आपको दिखेगा आईबीपीएस एसओ, ठीक है। तो एसओ वाले पार्ट पर जब क्लिक करें आप लोग, तो ये बैचेस रहे आपके पास, राइट। आईटी ऑफिसर का है, लॉ ऑफिसर का है, एचआर ऑफिसर का है, तो जिस किसी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं आप इसमें एनरोल कर सकते हो।
अदरवाइज यू कैन गो फॉर बैंक महापेक प्लस। देखिए हमारा सजेशन जो रहता है दोस्तों वो रहता है बैंक महापेक प्लस के लिए। सर क्यों? क्योंकि भाई बैंक महापेक प्लस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बैंकिंग, रेगुलेटरी बॉडीज, इंश्योरेंस सेक्टर सारे एग्जाम्स कवर करता है। इसमें पीओ, क्लर्क, है ना, सबकी प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी इसके अंदर, राइट। तो आप लोग किसी भी कोर्स में इनरोल करें तो ये रेफरल कोड का ध्यान रखिएगा, कूपन कोड Y710 आपको यूज करना है, ठीक है। तो आपको 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा और साथ साथ ही 3x वैलिडिटी आपको मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अपनी कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।